माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। एक बार मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं क्लास 11th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक नया वीडियो लेक्चर लेके। आज का वीडियो लेक्चर एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर है। मैं इसमें आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसपे जनरली एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन जरूर आता है। और रीजनिंग का मतलब होता है व्हाई एंड हाउ। ये व्हाई एंड हाउ का क्वेश्चन क्या है उसको बताने से पहले वो सभी स्टूडेंट जो आज ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने इससे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इस यूनिट के मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में आपको उन सबके लिंक मिल जाएंगे, उन्हें देखना ना भूलें। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है भाई? देखो, आज के टॉपिक का नाम आपको पता लग चुका है, दैट व्हाई इज न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। जी हां, ये आपको बहुत सारी जगहों पे किताबों में पढ़ने को मिलेगा और जब आप इसे पढ़ोगे तो शायद पढ़कर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में सीधा सीधा समझा दिया जाए कि न्यूटन ने भले ही 3 लॉ दिए लेकिन अल्टीमेटली उसका असली लॉ जिसके बेसिस पे बाकी दोनों लॉज को आराम से समझाया और डिराइव किया जा सकता है, वो कौन सा लॉ है। तो बताना चाहूंगा कि न्यूटन का असली लॉ, या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें द रियल लॉ ऑफ मोशन, जो बाकी दोनों लॉज को डिफाइन करता है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक ही यही है, दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ। हम जान रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमें यही जानना है हाउ एंड व्हाई। इस हाउ एंड व्हाई का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो लेक्चर में जरूर मिलेगा। इसे पूरा देखिएगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलो, इससे पहले कि मैं आपको यह बताना शुरू करूं कि कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ रियल लॉ है, एक बार हम थोड़ी सी बातें रिवाइज कर लेते हैं कि हम पढ़ क्या चुके हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने जाना है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसके अनुसार अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई बॉडी स्पेसिफिक मोशन या स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो मूव करेगी until and unless an external force is applied on that particular body। ये हम जानते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ने हमें ये सिखाया था कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, then the force is responsible for the बदलाव of momentum, or we can say that the force applied is directly proportional to the rate of change of momentum of that particular body। और सिंपल शब्दों में साफ साफ बोलूं तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें दे चुका है। आई रिपीट माय सेंटेंस, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें दे चुका है एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपको पता होना चाहिए। अब न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या कहा? न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर आप एक बॉडी पे एक्शन लग रहा है तो उसी बॉडी के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा। लेकिन मत भूलो कि फर्स्ट लॉ को पढ़ते पढ़ते, सेकंड लॉ को पढ़ते पढ़ते और थर्ड लॉ को पढ़ते पढ़ते हमने एक और चीज पढ़ी थी बीच में, जो कि कोई लॉ तो नहीं था, लेकिन न्यूटन का लॉ तो नहीं था, लेकिन एक लॉ था जिसे हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन ने उसे अपना कोई लॉ नहीं कहा, लेकिन वो एक लॉ है जिसे हम न्यूटन का ना तो फर्स्ट लॉ मानते हैं, ना सेकंड मानते हैं, ना थर्ड मानते हैं, लेकिन एक कंक्लूसिव लॉ जरूर मानते हैं कि भैया एक लॉ है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे बीच में कोई भी बदलाव आ जाए। मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि मैं इस बात का जिक्र करने जा रहा हूं। तो चलो सबसे पहले हम साबित करते हैं कि हाउ इज न्यूटन का फर्स्ट लॉ कम फ्रॉम न्यूटन का सेकंड लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ न्यूटन के सेकंड लॉ से कैसे साबित होता है, आइए बताते हैं। ये देखो मैंने यहां पे कहा सिंस F इज इक्वल टू ma, और जब मैं यहां पे लिख रहा हूं, और जब
जब किसी बॉडी पे, आई रिपीट माय सेंटेंस, और जब किसी बॉडी पे, आई रिपीट माय सेंटेंस, और जब किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा, और जब किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा, तब हम कह सकते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तब हम कह सकते हैं, एक बच्चा बोला क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि क्या, कि फोर्स जीरो है। अब अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन में F अगर जीरो हुआ तो जीरो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हुआ। अगर जीरो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हुआ तो एक बात तो पक्की है कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो हो सकती है। अगर एक्सीलरेशन जीरो हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि बदलाव नहीं होगा। एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। किस चीज का बदलाव नहीं होगा? वेलोसिटी का। एक बच्चा कहता है हाँ बात तो सही है, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो बदलाव नहीं होगा वेलोसिटी का। तो भाई यही तो बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी तब तक कि जब तक पे उस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने यही कहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, यानी व्हेन द फोर्स इज जीरो देन द बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, देन द बॉडी व्हिच इज इन मोशन will remain in motion, or a body which is continuing to move in a specific direction or moving with a constant velocity will continue to do so until and unless an external force is applied on that body. I hope समझ आया। एक बच्चा कहता है तो बड़ा सिंपल था, तो मैंने कब कहा कि ये डिफिकल्ट था? हमें पता होना चाहिए कि इसे लिखना कैसे है। अब एग्जाम में आपको जब भी ये पूछा जाए दैट व्हाई एंड हाउ न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो आपने ये चीज मेंशन जरूर करनी है कि सिंस वी नो दैट F इज इक्वल टू ma and let there be a body on which when external force is not acting, when external force is not acting means external force is zero. If F is equal to 0, this means ma is equal to 0. If ma is equal to 0, that does not mean that m will be 0. किसी बॉडी का मास हम जीरो नहीं मान रहे हैं, ना हो सकता है अभी। तो क्योंकि मास यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो सकता है। अगर एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है तो उसका मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी में एज सच कोई बदलाव आया नहीं। अगर बॉडी की वेलोसिटी में एज सच कोई बदलाव आया नहीं तो इसका मतलब कि बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से करती रही। यानी अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट पे थी तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया, अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में थी तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब कि उसने अपने इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ पोजीशन को पहले भी फॉलो कर रही थी और अब भी फॉलो कर रही है। यही तो है न्यूटन के द्वारा दिया गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आई होप समझ आया। छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। आओ अब जानते हैं कि कैसे न्यूटन का सेकंड लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को साबित करने में हमारी मदद करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सुनो, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है A और हमारे पास एक बॉडी है B। अगर बॉडी A के ऊपर B के द्वारा फोर्स लगा, लेट B के द्वारा A पे लगने वाला फोर्स भी F1 एंड लेट A के द्वारा B पे लगने वाला फोर्स भी F2। तो B ने A पे फोर्स लगाया F1, A ने B पे फोर्स लगाया F2। अब मुझे बताओ, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, अब मैं लिखूंगा जब किसी बॉडी पे, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तब उसके मोमेंटम का बदलाव होता है, तब उसके मोमेंटम का, तब उसके मोमेंटम का बदलाव होता है, तब उसके मोमेंटम का बदलाव होता है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा P बाय डेल्टा T मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और वी कैन राइट दैट डेल्टा P इज इक्वल टू F इनटू डेल्टा T। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यही डेल्टा P मुझे पहली बॉडी के लिए लिखना हो तो मैं यहां लिखूंगा फॉर बॉडी A डेल्टा P मोमेंटम का बदलाव ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू वो फोर्स जो बॉडी A पे लगा मल्टीप्लाइड बाय जो समय लगा, यानी डेल्टा T। गौर से देखो,
एंड वी मे राइट दैट डेल्टा पीबी यानी मोमेंटम का बदलाव ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू वो फोर्स जो बॉडी बी पे लगा इनटू डेल्टा टी। घूरो देखो समझो जानो परखो पहचानो मन में आए कोई सवाल तुम मेरे बच्चों मचा दो बवाल। मैंने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी है, सिर्फ मैंने बॉडी ए के मोमेंटम का बदलाव लिखा और बॉडी बी के मोमेंटम का बदलाव लिखा। यानी अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द टोटल बदलाव इन मोमेंटम, कोई अगर मुझसे पूछे व्हाट इज द टोटल बदलाव इन मोमेंटम, तो मैं लिखूंगा टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम का बदलाव ऑफ बॉडी ए प्लस मोमेंटम का बदलाव ऑफ बॉडी बी। घूरो, पहले देखो, फिर जानो, फिर समझो, फिर पहचानो। आए मन में कोई सवाल आप मेरी बात को पूछो और जानो। मैं आपके लिए बोर्ड पे लिखी हुई बात को जरा फ्रेम थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चों को दिखाई नहीं दिया। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि फ्रेम में आपके पास दो चीजें आ चुकी है, एक ए बॉडी का मोमेंटम का बदलाव और एक बी बॉडी का मोमेंटम का बदलाव। तो ए बॉडी का मोमेंटम का बदलाव मैंने लिख दिया डेल्टा पी ए इज इक्वल टू F1 इंटू डेल्टा टी, और बी बॉडी के मोमेंटम का बदलाव मैंने लिख दिया डेल्टा पी बी इज इक्वल टू F2 इंटू डेल्टा टी। अगर कोई मुझसे पूछता है भाई टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी। अब सवाल आता है सर ठीक है टोटल चेंज इन मोमेंटम को आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप कैसे भूल गए? मैं कहा जी क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम तो कभी बदलता ही नहीं है, टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। बात तो सही है, अगर टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है तो देयरफॉर टोटल मोमेंटम जीरो इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बदलाव ऑफ ए और मोमेंटम ऑफ बदलाव ऑफ बी, और वी कैन से दैट जीरो इज इक्वल टू F1 इंटू डेल्टा टी इज प्लस F2 इंटू डेल्टा टी। घूरो देखो समझो जानो परखो पहचानो, मन में आए कोई डाउट मुझसे पूछो पूरा डाउट। देखो अगर F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, तो आइए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, आइए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ये वाली जगह बड़ी काम आएगी, ये वाली जगह बड़ी काम आएगी। तो मैं लिख सकता हूं जीरो इज इक्वल टू F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी। अगर F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, देयरफोर F1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2। अब जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, F1 क्या था? F1 वो फोर्स था जो B ने A पे लगाया, F2 वो फोर्स था जो A ने B पे लगाया। तो देखो जरा बच्चों हमने बदले में क्या पाया? To every action there is equal and opposite reaction। जो फोर्स A B पे है लगाती वही फोर्स B A पे है लगाता, और इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता। जरा देखो क्या बात आपको समझ आई? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो। बिंदास कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको एक छोटे से इस 13, 14, 15 मिनट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह समझा दिया कि कैसे हाउ एंड व्हाई न्यूटन का सेकंड लॉ ही रियल लॉ ऑफ मोशन है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको यह बात समझ आई होगी। तो आज के बाद आपको कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि हाउ एंड व्हाई यू कैन से दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो पहले आपको फर्स्ट लॉ लिख के दिखाना है, फिर आपको सेकंड लॉ की थ्योरी में सबसे पहले ये बताना है लेट अस कंसीडर अ बॉडी ए, लेट देयर बी अ बॉडी बी सच दैट द बॉडी ए experiences force F1 due to body B and body B experiences force F2 due to body A. Since both the bodies will experience force and due to that force there will be some बदलाव in momentum, as we already know न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार that F is equal to delta P by delta T, और delta P is equal to F into delta T, where delta P means बदलाव in momentum, delta T means बदलाव in time. So we may write बदलाव in momentum of the first body is equal to force acting on the first body into delta T, बदलाव in the momentum of the second body is equal to F2 into delta T. अब अगर मुझको लिखना हो टोटल बदलाव इन मोमेंटम तो मैं ऐड कर दूंगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, इसलिए इसकी जगह शून्य को बिठाया। डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी में डेल्टा पी ए की जगह F1 डेल्टा टी, डेल्टा पी बी की जगह F2 डेल्टा टी लिख के दिखाया। अब जब इस एक्सप्रेशन को
मैंने यहां लिखा, इसको यहां भगाया या उसको वहां भगाया, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी काटा। यहां डेल्टा टी एक बच्चे ने पूछ लिया मुझे कि सर सेम टाइम में बदलाव हुआ है। ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपके मेरी टक्कर हुई होगी तो क्या आपका टाइम और मेरा टाइम क्या अलग हो जाएगा? जो टाइम बीता होगा, जो टाइम इलैप्स्ड रहा होगा, वो सेम रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको टक्कर मारी तो 5 सेकंड खर्च हुए, आपने मुझे टक्कर मारी तो 2 सेकंड खर्च हुए। कैसे भाई? टक्कर तो दोनों ने एक दूसरे को एक साथ ही मारी होगी ना। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ना। तो जो मैंने यहां समझाया वो आपको अब तो समझ आया होगा ना। But to every action there is equal and opposite reaction। यार सही बात है। शुरुआत हमने फर्स्ट लॉ को समझाने के लिए भी F इज इक्वल टू ma से करी थी। शुरुआत हमने सेकेंड लॉ के इस्तेमाल से थर्ड लॉ को समझाने के लिए भी F इज इक्वल टू dp बाई dt से करी, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में है। इसका मतलब कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और न्यूटन के थर्ड लॉ को न्यूटन के सेकेंड लॉ की मदद से बखूबी समझाया और निकाला और लिखा और अंडरस्टैंड तो जरूर किया जा सकता है। सो अब क्या, कोई टेंशन ही नहीं है। आपको एटलीस्ट समझ आ गया कि कैसे इस वीडियो लेक्चर ने आपके लिए इस टॉपिक को आसान बना दिया। ये एक छोटा सा 3 मार्कर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर देखकर समझ आई ये बात, तो डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, अपने तक ये आप वीडियो सीमित मत रखो। ये वीडियो आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, चाहे वो 9th क्लास के स्टूडेंट हो या 11th क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि वीडियो में बताई हुई बात 2nd 9th क्लास के बच्चों के भी काम आती है और 11th क्लास के बच्चों के भी भरपूर बखूबी काम आती है। टिल देन कीप वॉचिंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। आपने अपना जो कीमती वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।